अंग देश में चंपापुरी नाम का एक शहर था। वहाँ सिंहरथ नाम के राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम कमलप्रभा था। कमलप्रभा कोंकण देश के राजा की बहन थीं। राजा सिंहरथ बूढ़े हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात की उन्हें हमेशा चिंता रहती थी। मन में सोचते थे कि मेरे बाद ये सारा राजपाट कौन संभालेगा। बच्चा होने के लिए वो बहुत तरह की मन्नतें मांगते और दान पुण्य करते थे। आखिर में जैसे पढ़ाई से समझदारी आती है, वैसे ही रानी कमलप्रभा ने एक बहुत सुंदर और तेज बेटे को जन्म दिया। राजा को इसके लिए बधाई दी गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे शहर में जश्न मनाया जाने लगा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। हर घर में तोरण बांधे गए। पूरा शहर झंडों और पताकाओं से सजाया गया। शहर के बड़े लोग राजा के पास आए और उन्हें बधाई देने लगे। राजा ने भी इस मौके पर गरीबों को खूब दान दिया। कैदियों को जेल से छोड़ दिया गया। दुश्मनों को भी खुश करने की कोशिश की गई। शहर में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ रही थी। कहीं खुशी के गीत गाए जा रहे थे तो कहीं नाटक खेले जा रहे थे। कहीं बाजे बज रहे थे तो कहीं लोग दूसरे तरीकों से अपनी खुशी दिखा रहे थे। मतलब ये कि पूरे शहर में इस बड़े जश्न की धूम मची हुई थी। 12वें दिन राजा ने अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। खाना खाने के बाद उन सबको कपड़े, गहने और बहुत सारी कीमती चीजें देकर इज्जत दी गई। राजा ने सबके सामने खुशी से कहा कि ये बेटा मेरे राजपाट और लोगों का ध्यान रखेगा, इसीलिए मैं इसका नाम श्रीपाल रखता हूं। पर राजा की किस्मत में ज्यादा दिनों तक बेटे का सुख नहीं लिखा था। श्रीपाल अभी पूरे 5 साल का भी नहीं हुआ था कि एक दिन पेट दर्द की बीमारी से अचानक राजा की मौत हो गई। इस बात से चारों ओर हाहाकार मच गया। रानी कमलप्रभा गहरे दुख में डूब गईं। उनका रोना बहुत दुख भरा था। जो उसे सुनता उसका दिल पिघल जाता। उनके दुख का कोई अंत नहीं था। उनकी बेचैनी बताई नहीं जा सकती थी। रानी की बेचैनी की खबर सुनकर मतीसागर नाम का मंत्री उनके पास गया। उसने रानी को कई तरह से दिलासा देकर समझाया कि अब इतना रोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। अपने मन को मजबूत बनाइए और राजपाट की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। राजकुमार अभी बहुत छोटा है। अगर आप इस समय खुद को नहीं संभालेंगी तो राज्य हाथ में रखना मुश्किल हो जाएगा। आगे की चिंता बीते हुए और अभी के समय को भुला देती है। मंत्री की बातें सुनकर रानी को समझ आया। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। राज्य के दुश्मन और दोस्तों की बातें उनसे छिपी नहीं थीं। उन्होंने अपने अंदर के दुख को दिल में रखकर मंत्री से कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपके सिवा मुझे अब और किसी का सहारा भी नहीं है। आप राजकुमार को गद्दी पर बैठाकर राजपाट चलाइए और मेरे भरोसे को सही साबित कीजिए। मंत्री सच में बहुत वफादार था। उसने फिर से रानी को दिलासा दिया और राजा के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। ये सब खत्म होने के बाद उसने लोगों की इजाजत लेकर राजकुमार श्रीपाल को गद्दी पर बैठाया। पूरे राज्य में उसके नाम का ऐलान किया गया। ये सब रस्में पूरी होने पर वो पहले की तरह राज्य का सारा काम संभालने लगा। मतीसागर का ये काम कई लालची और बुरे लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे लोगों में श्रीपाल का एक चचेरा चाचा खास था। उसका नाम अजीत सेन था। उसने सोचा कि अगर इस समय मतीसागर और श्रीपाल को किसी तरह मार दिया जाए तो सिंहरथ का सारा राज्य और सारी दौलत हाथ आ सकती है। धीरे धीरे वो इसके लिए बुरा प्लान बनाने लगा। राज्य के कई बड़े अफसरों और राज परिवार के कई लोगों को उसने तरह तरह के लालच देकर अपने साथ मिला लिया। अंदर ही अंदर सारी तैयारियां पूरी हो गईं। मतीसागर और श्रीपाल पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने ही वाली थी कि मतीसागर के किसी अच्छे दोस्त ने उसे चुपचाप इस बात की खबर दे दी। मतीसागर चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत रानी को भी इस बात की खबर दे दी। रानी ये भयानक खबर सुनते ही घबरा गईं। राजकुमार पर आने वाली मुसीबत के बारे में सोचते ही उनका औरत का दिल कांप उठा। पर अब कुछ सोचने या देर करने का समय नहीं था। मतीसागर ने उसे सलाह देते हुए कहा कि अब हालात बदल गए हैं। बेटे की जान बचाने का बस एक यही तरीका दिखता है कि आप किसी तरह रात में ही बेटे के साथ ये जगह छोड़ दें। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर राजकुमार बच जाएंगे तो फिर किसी दिन ये राज्य वापस पा सकेंगे। इस समय इसके अलावा मुझे और कोई तरीका नहीं दिखता। मंत्री की ये सलाह रानी को मजबूरी में माननी पड़ी।
5 साल के बेटे को गोद में लेकर वो उसी रात को महल से निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल टूट रहा था, पर बेटे की जान बचाने की ममता उन्हें उस राजमहल और उस शहर को छोड़ने पर मजबूर कर रही थी, जहां उन्होंने सालों तक रानी बनकर बहुत सुख, दौलत और ऐशो आराम भोगा था। न उन्होंने कभी धूल देखी थी, न 1 किलो बोझ उठाया था, न कभी पैदल चलने का काम पड़ा था। आज बुरी किस्मत से उन्हें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। उन्हें कदम कदम पर ठोकरें लगती थीं। उनके नाजुक पैरों में कांटे और कंकड़ लगने से खून बह रहा था। बार बार जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें उनका कलेजा कंपा देती थीं। झाड़ियों में उलझ उलझ कर उनके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे। फिर भी वो अपने सबसे प्यारे बेटे राजकुमार को लिए हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थीं। सच्चाई और पतिव्रता धर्म ये दोनों उनके मजबूत साथी थे। राजकुमार की भी उम्र लंबी थी, इसलिए किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला नहीं किया। जो रत्नों के झूले पर झूलती थी, फूलों के बिस्तर पर सोती थी, कभी सख्त जमीन पर पैर भी नहीं रखती थी, वो आज जंगली जानवरों से भरे भयानक जंगल में अंधेरी रात में अकेली भटक रही थी। समय की क्रूरता का इससे बुरा सबूत और क्या हो सकता है। समय अपना काम कर रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई। सूरज निकलने पर रानी को रास्ता दिखाई दिया और वो जंगल छोड़कर एक सही रास्ते पर आ गईं। हर पल उन्हें ये डर लगा हुआ था कि कहीं अजीत सेन के सिपाही उन्हें पकड़ ना लें, पर इस डर से छुटकारा पाने का कोई तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसी समय राजकुमार को भूख लगी। उस बेचारे को क्या पता था कि बुरी किस्मत ने आज उसे राजगद्दी से उठाकर रास्ते का एक भिखारी बना दिया है। उसने हमेशा की तरह माँ से मिश्री मिले दूध की मांग की। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने किसी तरह बेटे को समझा बुझाकर शांत किया और तेजी से आगे बढ़ गईं। कुछ दूर आगे चलने पर रानी को 700 कोढ़ियों का एक झुंड मिला। इस झुंड के लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान थे। ज्यादातर लोग गलित कोढ़ से पीड़ित थे, फिर भी वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। रानी को बेटे के साथ मुश्किल से रास्ता काटते देखकर उन्होंने रानी से पूछा कि तुम किसी अच्छे घर की औरत लगती हो, फिर भी तुम्हें इस तरह अकेले और पैदल क्यों चलना पड़ रहा है। किसी दुख या सुख में एक जैसा होने पर अपने आप ही एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। रानी ने सोचा कि इन दुखी लोगों के सामने अपना दुख बताने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने सारी सच्ची बातें उन लोगों को बता दीं। रानी की दुख भरी बातें सुनते ही कोढ़ियों का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस तरह चलना खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि अजीत सेन के सिपाही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं और तुम दोनों को पकड़ लें। इसलिए यही अच्छा होगा अगर तुम हमारे झुंड में मिल जाओ, फिर किसी तरह का डर नहीं रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं, किसकी हिम्मत है कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी कोई देख सके। कोढ़ियों की इन बातों से रानी को बहुत हिम्मत मिली। उनके झुंड में शामिल होते हुए उन्हें अंदर से झिझक हो रही थी, पर राजकुमार को बचाने के लिए इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने कोढ़ियों की बात मान ली। कोढ़ियों ने उन्हें सवारी के लिए एक छोटा घोड़ा दे दिया। रानी ने राजकुमार को गोद में लिया, चारों ओर से अपना शरीर ढक लिया और उसी पर बैठकर कोढ़ियों के साथ वो अपना रास्ता तय करने लगीं। ये झुंड कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि पीछे से अजीत सेन के घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। कोढ़ियों के पास आने पर उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी औरत को एक बच्चे के साथ इस रास्ते से जाते देखा है? कोढ़ियों ने साफ मना किया, पर घुड़सवारों को शक हुआ, इसलिए वे कोढ़ियों से तरह तरह के सवाल पूछने लगे। कोढ़ियों ने जवाब दिया कि हमने किसी औरत को न तो जाते देखा है, न वो हमारे ही साथ है। फिर भी अगर तुम्हें यकीन न हो तो हमारे झुंड की अच्छी तरह तलाशी ले सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि हमें छूने से तुम्हें भी यही बीमारी हो जाने का डर है। कोढ़ियों की बातें सुनकर घुड़सवारों ने और ज्यादा पूछताछ करना बेकार समझा और वहीं से सब वापस लौट गए। अब राजकुमार और रानी को किसी तरह का डर नहीं रहा, पर बदकिस्मती से कोढ़ियों के साथ रहने और उनके हाथ का खाना पानी खाने से कुछ ही दिनों में बेटे को भी कोढ़ की बीमारी हो गई। रानी को ये देखकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने तय किया कि बेटे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाना ही होगा।
ये सोचकर वो राजकुमार को कोढ़ियों के भरोसे छोड़कर दवा की तलाश में एक तरफ निकल पड़ी। कोढ़ियों के झुंड ने राजकुमार के साथ मालव देश की ओर चलना शुरू किया।